In the previous video, we have learned about glycolysis and Krebs cycle. किस तरह से हमने देखा था कि जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और उस पायरुविक एसिड से किस तरह से क्रेब्स साइकिल होती है जिसमें हमें एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी मिलता है। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल पूरी साइकिल को तो हमें जो एटीपी का बेनिफिट ग्लाइकोलाइसिस में मिलता है ओवरऑल 2 एटीपी डायरेक्टली हमें मिलते हैं और क्रेब्स साइकिल में भी एक एटीपी एक पायरुविक एसिड से मिलता है। एसिड से डायरेक्टली जो हमें एटीपी मिलेंगे वो केवल 2 होते हैं। ओवरऑल हमें केवल 4 एटीपी इन दोनों साइकिल से मिलते हैं। तो जो 38 एटीपी की बात हम करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में 38 एटीपी बनते हैं, वो एटीपी कहाँ से आते हैं? These ATP are obtained from the energy-rich compounds which are formed in glycolysis and Krebs cycle in the form of NADH2 and FADH2. ये एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं जो ऑक्सीडाइज होकर के हमें एनर्जी देते हैं। इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एनर्जी रिच कंपाउंड है NADH2 FADH2 ये ऑक्सीडाइज होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फॉस्फोरिलेशन होता है ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर हमें ATP देती है और ये सारी जो रिएक्शंस होती है इसके लिए ये सारी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। आज हम देखेंगे ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ट्रांसफर होता है। तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और किस तरह से ये आगे प्रोसीड करते हैं? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक कैरियर से दूसरे कैरियर में या एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब ये ट्रांसफ़र होते हैं तो एनर्जी रिच कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास आती है वो ये कि जो एनर्जी रिच कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने के लिए हमारे पास 2 एसेंशियल कंपाउंड आते हैं। फर्स्ट इज NADH प्लस हाइड्रोजन आयन, दूसरा एनर्जी रिच कंपाउंड FADH2। हमने देखा था कि ये कंपाउंड्स जो होते हैं ये ऑक्सीडाइज होते हैं, तो इनके ऑक्सीडेशन पर हमारे पास हाइड्रोजन आयन जो होता है या प्रोटॉन जो होता है वो रिमूव हो जाता है और साथ में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र होते रहते हैं जब एनर्जी हमें मिलती है। और ये जो प्रोटॉन आयन यहाँ पर निकलता है इन कंपाउंड से, ये प्रोटॉन आयन एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप करता है जिसके कारण से एक मोटिव फोर्स जनरेट होता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन को गेन करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब ट्रैवल करते हैं तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस से ये पास होते हैं। ETC में हम ऐसे 5 कॉम्प्लेक्स को देखते हैं जिनसे होकर के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और आगे के कैरियर से ये दूसरे कॉम्प्लेक्स में पहुंचते जाते हैं और एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है दैट इज NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH डिहाइड्रोजिनेज जो है वो NADH2 जो है उसका ऑक्सीडेशन करेगा। इसके ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन आयन इससे सेपरेट हो जाता है और NAD हमें मिल जाता है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो है वो है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है हमने जब क्रेब्स साइकिल देखी थी तो एक स्टेप देखा था जिसमें सक्सीनिक एसिड इज चेंजिंग टू फ्यूमेरिक एसिड। एट दैट टाइम FADH2 इज ऑब्टेन। तो इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज एक्सेप्टेड बाय सेकेंड कॉम्प्लेक्स दैट इज सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। पहला कॉम्प्लेक्स हमारा NADH डिहाइड्रोजिनेज जो कि NADH2 से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो FADH2 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आगे ट्रांसफर करेगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम B_C1। साइटोक्रोम B_C1 के साथ यहाँ पर यूबिक्विनोन होता है जो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है और इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज प्लस 2 कॉपर सेंटर। 2 कॉपर आयन होते हैं जिन्हें हम कॉपर A और कॉपर B के नाम से इंडिकेट करेंगे और ये भी इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। देन
इसके अलावा एक और कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स फिफ्थ. इट कंसिस्ट ऑफ एटीपी सिंथेस, जहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा. तो इस तरह से ये 5 कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इनर मेम्ब्रेन का मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है उसमें जो इनर मेम्ब्रेन दैट इज क्रिस्टी, उस क्रिस्टी पर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, और ये सारे कॉम्प्लेक्स अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं. एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, साइटोक्रोम सी. साइटोक्रोम सी जो होता है ये एक मोबाइल कैरियर होता है, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो बनाती है क्रिस्टी. इस क्रिस्टी में ये वाला फेस जो है इट इज मैट्रिक्स फेसिंग, और ये इधर वाला जो फेस होता है, ये वाला जो फेस होता है यहाँ पर होता है साइटोक्रोम सी, और दिस साइटोक्रोम सी एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर इन ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ कॉम्प्लेक्स. तो इस तरह से ये 4 कॉम्प्लेक्स हमारे मेन है. Then fifth complex is also there, which is known as ATP synthase, which helps in the formation of ATP. Overall, electron transport chain consists of these 5 complex. Complex first made of NADH dehydrogenase. Complex second, succinate dehydrogenase. Here ubiquinone is present. Then complex third, cytochrome BC1. Complex fourth, cytochrome C oxidase. Then complex fifth, which is ATP synthase, and cytochrome C act as mobile carrier. Now at the time of electron transfer, जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास एनर्जी रिच कंपाउंड्स के फॉर्म में NADH2 और FADH2 आते हैं. एक NADH2 से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है. तो ग्लाइकोलाइसिस में भी हमने देखा था कि हमारे पास में NADH2 लिबरेट होते हैं, और क्रेब्स साइकिल में NADH2 के साथ FADH2 भी रिलीज होते हैं. एक FADH2 से हमें 2 ATP मिलते हैं, और एक NADH2 से हमें 3 ATP मिलते हैं. तो इस तरह से इनका ऑक्सीडेशन होता है. जब ऑक्सीडेशन होगा तो सबसे पहले फेज जब NADH2 ऑक्सीडाइज होगा तो उस केस में ये ऑक्सीडाइज होकर NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा. NAD+ में कन्वर्ट होना मतलब इससे हाइड्रोजन जो ये प्रोटॉन होता है इसको इससे रिमूव करना. जब ये इसमें NAD+ में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से प्रोटॉन जो है वो दूसरी साइड निकल जाती है. ये है हमारा कॉम्प्लेक्स 1. इस कॉम्प्लेक्स 1 में प्रोटॉन जो है वो बाहर की साइड, दिस इज द मैट्रिक्स फेसिंग फेस, एंड दिस इज द आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो प्रोटॉन यहाँ से इस साइड पंप हो जाएंगे. 4 हाइड्रोजन आयन इसलिए क्योंकि यहाँ पर सारी रिएक्शन हमें पता है पायरुविक एसिड से 2 बार होती है. अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जब ये प्रोसेस होता है तो साथ में इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं. NADH2 is changing to NAD+ plus 2 हाइड्रोजन आयन plus 2 इलेक्ट्रॉन. तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर एक्सेप्टेड बाय वेरियस कैरियर्स. यहाँ पर FMN and FES both are acting as electron carrier. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले NADH2 NAD में रिड्यूस हो जाता है, और यहाँ पर प्रोटॉन आयन जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के दूसरी साइड में पंप कर दिए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर लाइक FMN. इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इट विल ट्रांसफर इट टू FES. देन फ्रॉम FES these electrons are transferred to ubiquinone. UB is for ubiquinone. ये भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन कैरियर है. यहाँ पर जो यूबिक्विनोन है ये यूबिक्विनोन उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एंड देन गेट्स कन्वर्टेड टू UBH2. एक नया कंपाउंड बन जाता है यूबिक्विनोल. इट इज यूबिक्विनोन एंड दिस इज यूबिक्विनोल. इसके अंदर होता है कीटोन ग्रुप, और इसमें आ जाता है हाइड्रोजन आयन आने से एल्कोहल ग्रुप. तो ये यूबिक्विनोन बन जाता है यूबिक्विनोल. अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर करेगा. दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 1. अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेकंड. कॉम्प्लेक्स सेकंड है हमारा यहाँ पर. दिस इज फर्स्ट.
दिस इज सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो ये वाला था, इसमें हमने देखा था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है. इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH2. तो ये हमारा जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, इसमें सक्सेनिक एसिड व्हेन चेंजेस टू फ्यूमेरिक एसिड, एट दैट टाइम वी रिसीव FADH2. ये FADH2 FAD में कन्वर्ट होगा. जब ये FADH2 FAD में कन्वर्ट होगा, तब उस समय वापस से प्रोटॉन जो होंगे दे विल बी रिलीज्ड, दे विल बी पम्प्ड इन दिस साइड. साथ में हमारे पास आएंगे इलेक्ट्रॉन. अब ये इलेक्ट्रॉन वापस इलेक्ट्रॉन कैरियर से एक्सेप्ट होंगे. दे विल बी एक्सेप्टेड टू FAD, देन FES. दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर. और यहाँ से वापस ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये UB के पास पहुँच जाएंगे. UB इज द यूबिक्विनोन. यूबिक्विनोन के बाद में दे ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रॉन टू यूबिक्विनोन एंड देन यूबिक्विनोन कन्वर्ट्स टू यूबिक्विनॉल. सेम फर्स्ट वाले केस की तरह ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो UbH2 के पास पहुँच जाते हैं. अब उसके बाद में ये दोनों साइड के UbH2 फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B को दे देता है. साइटोक्रोम B लाइज इन कॉम्प्लेक्स थर्ड. दिस इज साइटोक्रोम BC1 है ना. तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए? साइटोक्रोम B. साइटोक्रोम B से these electrons are accepted by FES, then to C1, BC1. These are electron carrier and FES is assisting a help to them. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B के पास पहुँचते हैं. साइटोक्रोम B से these electron reaches to FES और FES से ये इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं साइटोक्रोम C1. अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स थर्ड है. थर्ड कॉम्प्लेक्स से हमें इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है फोर्थ के पास. दिस इज द फोर्थ कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए एक कैरियर की जरूरत पड़ती है एंड दिस कैरियर इज साइटोक्रोम C. दिस इज साइटोक्रोम C जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, एक मोबाइल कैरियर होता है. दिस इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है क्रिस्टी, उसकी आउटर सरफेस पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी क्रिस्टी वाली साइड है. दिस इज द मैट्रिक्स स्पेसिंग. तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक और कैरियर होता है. दिस इज नोन एज साइटोक्रोम C. ये साइटोक्रोम C इन इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम C1 से फोर्थ कॉम्प्लेक्स में लेकर आ जाएगा. दिस इज द कॉम्प्लेक्स फोर्थ. अब फोर्थ कॉम्प्लेक्स हमने क्या देखा था, किससे मिलकर बना हुआ था? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में होता है A8. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं दे आर एक्सेप्टेड बाय कॉपर सेंटर A. हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास दो कॉपर सेंटर भी होते हैं, इन्हें हम कॉपर सेंटर A और कॉपर सेंटर B के नाम से इंडिकेट करते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इनको एक्सेप्ट करेगा, कॉपर सेंटर A, then cytochrome A, then cytochrome A3, then copper center second, that is B. यहाँ पहुँचने के बाद में फाइनली ये जो हाइड्रोजन आयन होता है दे आर एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन. फाइनल जो टर्मिनल ऑक्सीजन है वो इनको एक्सेप्ट कर लेती है और वाटर का फॉर्मेशन कर देती है. जब हाइड्रोजन आयन यहाँ पर पहुँचते हैं, इस वाटर के फॉर्मेशन से पहले का स्टेप अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस अपने जो प्रोटॉन आयन है उन सबको इधर डाल रही है. सारे जो प्रोटॉन आयन है वो यहाँ से क्रॉस करके इस साइड आ गए. इस साइड आने के कारण से क्या हुआ, हाइड्रोजन जो ये प्रोटॉन है इसकी नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इसके बढ़ने के कारण से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है. और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा, इट विल ट्राई टू गेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की पोजीशन को गेन करने के लिए इट विल डेवलप अ प्रोटॉन मोटिव फोर्स. प्रोटॉन मोटिव फोर्स इनके बीच में डेवलप होगा और ये प्रोटॉन जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स 5 जो कि ATP सिंथेस से मिलकर के बनता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं F0 और F1. तो ये इससे होकर के ये प्रोटॉन यहाँ पर आ जाते हैं.
यहाँ आने के बाद में ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है और वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। मीनवाइल यहाँ पर जो केमिकल काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। केमिकल एनर्जी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ATP। इस तरह से हमारे पास ATP का फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रॉन आगे से आगे ट्रांसफर होते रहते हैं हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण से। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर हम इसको एक बार शॉर्ट में वापस रिवाइज करना चाहते हैं, NADH2 NAD में कन्वर्ट होता है, सिमिलरली FADH2 FAD में कन्वर्ट होता है। दिस इज इन कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज इन कॉम्प्लेक्स 3। दोनों ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यूबिक्विनॉन एक्सेप्ट these electrons and convert to ubiquinol, UbH2. Then it transfer the electron to cytochrome B, then cytochrome C, then cytochrome A, then cytochrome A3. After reaching at this position, hydrogen combines with oxygen and the electron goes to ATP synthase, where kinetic energy is converted to chemical energy, and this is done to gain a position of equilibrium. और इसके लिए प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन चेन फॉर्मेशन होती है और फाइनली यहाँ पर ओवरऑल 38 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी ETC से रिलेटेड एक साइंटिस्ट थे पीटर मिशेल। उन्होंने 1961 में एक थ्योरी दी। दैट थ्योरी इज नोन एज केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी। दैट थ्योरी इज नोन एज केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि किस तरह से ATP सिंथेसाइज होती है। उनका जो प्रिंसिपल था वो ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन आयन होते हैं दे मूव अक्रॉस द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। जो भी मेम्ब्रेन होती है वो उस साइड में मूव करते हैं या क्लोरोप्लास्ट में या जैसा कि हमने देखा यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ये इधर मूव करते हैं। दे फ्लो इन दिस प्रोसेस and because of this an electrochemical proton gradient develops। और उसके लिए जो मेन कंपोनेंट होता है ATP फॉर्मेशन के लिए वो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का ही डिफरेंस होता है कि यहाँ का जो प्रोटॉन ग्रेडियंट और यहाँ का जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है इन दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है और उस वेरिएशन को इक्वलाइज करने के लिए प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है और इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स के कारण जो हाइड्रोजन आयन है वो वापस प्रोटॉन की फॉर्म में उधर ट्रांसफ़र होते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हुए एनर्जी का सिंथेसिस करते हैं और इसीलिए इस तरह के रेस्पिरेशन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहा जाता है। The two components together generate proton motive force and due to this proton moves as per concentration gradient and enter in ATP synthase enzyme. Here ADP combines with inorganic phosphate and finally ATP is generated। ये ATP जो होती है ये एनर्जी करेंसी का काम करती है और बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करने में हेल्प करती है। ऑल दिस रिएक्शन इज अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्रेब्स साइकिल हमने देखा था कि वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है और ये जो ETC है ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी जो कि इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें एग्जिस्ट करती है।